and welcome to Chetan Bharat Learning. Welcome to your class 10th chapter number 15 our environment और आज हम करने वाले हैं उसकी बैक एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स. सो आई होप आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि अगर चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा है तो क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने में प्रॉब्लम आएगी, राइट? सो गो थ्रू द चैप्टर फर्स्ट एंड देन डू द बैक एक्सरसाइजेज. सो वी स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर बैक एक्सरसाइजेज. द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज which of the following groups contain only biodegradable items? So सबसे पहले तो मुझे यही मालूम होना चाहिए कि biodegradable items हैं क्या. ऐसी आइटम्स, ऐसे वेस्ट जो कि नेचर में डीकम्पोज या डिस्पोज ऑफ किए जा सके बाय द डीकम्पोजर्स. याद आया? डीकम्पोजर्स वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि किसी भी चीज को डिस्पोज ऑफ, डीकम्पोज कर पाए, राइट? बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब क्या है? डीकम्पोजर्स हैं. तो ऐसे सब्सटेंसेस जो डीकम्पोज हो पाए वो कहलाते हैं बायोडिग्रेडेबल आइटम्स, राइट? अब हम ऑप्शंस पढ़ते हैं. हमारी ऑप्शंस में है ग्रास, फ्लावर्स एंड लेदर. सो रिमेंबर, ग्रास, फ्लावर्स ये दोनों क्या हैं? बायोडिग्रेडेबल हैं. बट व्हेन आई टॉक अबाउट लेदर, अब लेदर के लिए सवाल ये उठता है कि लेदर भी तो एनिमल स्किन से बनी है. बिल्कुल सही बात, तो उसे भी तो डिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए. बट लेदर बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, क्योंकि टैनिंग प्रोसेस के दौरान, यानी कि जब हम लेदर आइटम्स बनानी शुरू करते हैं तब हम उस लेदर के अंदर उस लेदर की केमिकल प्रॉपर्टीज बदल देते हैं. इसलिए लेदर नॉन बायोडिग्रेडेबल हो जाता है, राइट? सो याद रखेंगे, लेदर इज नॉन बायोडिग्रेडेबल. सो पहली ऑप्शन मेरा आंसर नहीं हो सकता. नेक्स्ट, ग्रास, वुड, प्लास्टिक्स. यहां पे मुझे मालूम है कि प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर नहीं हो सकता. सी ऑप्शन, फ्रूट पील्स, केक एंड लाइम जूस, तीनों ही पेरिशेबल आइटम्स हैं, यानी कि खत्म हो सकती हैं, बायोडिग्रेडेबल है. सो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रूट पील्स, केक एंड लाइम जूस, राइट? अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ फूड चेन. इनमें से कौन एक फूड चेन बनाते हैं? सो यहां हम देखते हैं ग्रास, व्हीट एंड मैंगो, ये फूड चेन नहीं बनती है. फूड चेन में क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करता है. इट ईट्स द नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, राइट? तो यहां पर क्या होगा? ग्रास is eaten by goat and goat is consumed by humans, right? तो ऑप्शन क्या हो जाएगी आंसर? ऑप्शन बी, ग्रास, गोट एंड ह्यूमंस. ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following are environment friendly practices? इनमें से कौन सा काम environment friendly है? तो क्या क्या दे रखा है मुझे यहाँ पर? Carrying cloth bags to put purchases in while shopping. शॉपिंग करते हुए क्लॉथ बैग का इस्तेमाल करना, बिल्कुल सही बात है. Switching off unnecessary lights and fans. बिल्कुल अपने घर में जो बिना बात के पंखे या लाइट्स आप ऑन छोड़ जाते हैं वो नहीं छोड़ना चाहिए. सो उन्हें स्विच ऑफ करना इज ऑब्वियसली environment friendly. Walking to school instead of getting your mother to drop on her scooter. अच्छा तो बहुत लगता है कि मम्मी या पापा स्कूल छोड़ने जाएं, स्कूटर पे जाऊं या खुद अपने स्कूटर पे जाऊं. बट वॉकिंग इज ऑलवेज बेटर व्हेन वी टॉक अबाउट आवर हेल्थ ऑल्सो एंड अबाउट बीइंग एनवायरमेंट फ्रेंडली. सो ये सारे काम जो हैं ये सब एनवायरमेंट फ्रेंडली काम है. सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. What will happen if we kill all the organisms in one trophic level? अब आपको अगर याद हो, जब हमने ट्रॉफिक लेवल्स की बात की थी, ट्रॉफिक लेवल्स क्या है? जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे हर ऑर्गेनिज्म, एक ट्रॉफिक लेवल का ऑर्गेनिज्म दूसरे पर डिपेंड करता है, राइट? सो अगर हम एक ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स को किल कर देंगे, सपोज यहां मैं सोच लूं कि हर्बीवोर्स को किल कर दिया, राइट? या मैं बात करूं कि कार्निवोर्स को रिमूव कर दिया. सो अगर हर्बीवोर्स को रिमूव करेंगे, किल कर देंगे, तो किसे फर्क पड़ेगा? कार्निवोर्स को. क्यों? क्योंकि कार्निवोर्स उन पर फीड करते हैं, तो उनका सर्वाइवल भी क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा. सो एट एवरी ट्रॉफिक लेवल ईच ऑर्गेनिज्म इज लाइक रिलेटेड टू द प्रीवियस वन एंड टू द नेक्स्ट वन. ठीक जी. सो ट्रॉफिक लेवल पर अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को, फूड चेन में हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाएगा, राइट? सो अब हम इसका आंसर लिखेंगे. द फूड चेन वुड एंड
एंड इकोलॉजिकल बैलेंस वुड बी इफेक्टेड। अगर हम किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर देंगे, एक लेवल को रिमूव कर देंगे, तो फूड चेन खत्म हो जाएगी और क्या हो जाएगा, इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब हम अलग अलग एग्जाम्पल जो मैंने आपको बोला उसे कोट कर सकते हैं। इफ द हर्बीवोर्स आर किल्ड देन द कार्निवोर्स वुड नॉट बी एबल टू गेट फूड एंड वुड डाई। And if carnivores are killed, then the population of herbivores would increase to an unsustainable level। एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाएगी जहां पर कंट्रोल करना उन्हें मुश्किल हो जाएगा। सो हर ऑर्गेनिज्म एक चेन में प्रेजेंट है जो कि अपने अगले लेवल का खाना बन जाता है, राइट, और किसी चीज़ पे डिपेंड करता है और किसी चीज़ को खाता है। सो एक बैलेंस मेंटेन रहता है। इफ प्रोड्यूसर्स आर किल्ड देन द न्यूट्रिएंट साइकिल इन द एरिया वुड नॉट बी कंप्लीटेड। तो प्लांट्स का होना, प्रोड्यूसर्स का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो जैसे जैसे हम लेवल में इंप्रूव करेंगे एंड अगर हम रिमूव करेंगे किसी ट्रॉफिक लेवल को, तो उसका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पर बहुत हानिकारक होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कुछ इसी तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन क्या है हमारा, विल द इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन अ ट्रॉफिक लेवल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स? Can the organisms of any trophic level be removed without causing any damage to the ecosystem? जैसा मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में रिपीट किया, इकोसिस्टम को डैमेज किए बिना हम किसी भी ट्रॉफिक लेवल को रिमूव नहीं कर सकते, राइट। सो हर ऑर्गेनिज्म के रिमूव करने का इम्पैक्ट अलग होगा। अगर प्रोड्यूसर्स रिमूव कर देंगे तो एक अलग इम्पैक्ट आएगा, हर्बीवोर्स रिमूव कर देंगे तो एक अलग इम्पैक्ट आएगा, कार्निवोर्स को हटा देंगे तो हर्बीवोर्स ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक। और अगर हम डीकम्पोजर्स हटा दें तो अर्थ क्या बन जाएगा, अर्थ एक कूड़े का ढेर बन जाएगा, ठीक। सो हर ट्रॉफिक लेवल की अपना एक रोल है, अपनी एक इंपॉर्टेंस है इन द इकोलॉजिकल सिस्टम इन दिस एनवायरनमेंट, ठीक। सो अब हम इस आंसर को इजीली फ्रेम कर सकते हैं। पिछले आंसर जैसा बहुत मिलता है ये, राइट। सो यस, द इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल द ऑर्गेनिज्म इन अ ट्रॉफिक लेवल विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स, क्योंकि ट्रॉफिक लेवल अलग है तो इम्पैक्ट भी अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल, on removing producers, herbivores would not be able to survive or they would migrate and ecosystem would become unstable or it might collapse, खत्म भी हो सकता है, ठीक। Then if herbivores are removed, producers would grow unchecked, बहुत ज़्यादा plants हो जाएंगे and carnivores would not get food। अब कार्निवोर्स हटा के देख लेते हैं। इफ कार्निवोर्स आर रिमूव्ड, हर्बीवोर्स वुड इंक्रीज टू अनसस्टेनेबल लेवल्स एंड कुड डिस्ट्रॉय द प्रोड्यूसर्स, ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं, अगर हम डीकम्पोजर्स को रिमूव कर देते हैं, इफ डीकम्पोजर्स आर रिमूव्ड देन द डेड एनिमल्स वुड पाइल अप ड्यू टू विच द एनवायरमेंट वुड बिकम पॉल्यूटेड। So in addition to this, if dead animals will not decompose, तो recycling of nutrients नहीं होगी, soil में nutrients नहीं पहुंचेंगे तो producers की growth नहीं हो पाएगी। So हर level की अपनी एक importance है और हर level के removal के साथ क्या associated है, different effects associated है with the environment। So if the dead animals will not decompose, the recycling of nutrients will not take place and the soil's fertility would be reduced। So as a result, the green cover of the earth will be lost। So important क्या है, to maintain the balance of the ecosystem, presence of organisms is necessary at each trophic level। Is that clear? चलें अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है? विल द लेवल्स ऑफ दिस मैग्निफिकेशन बी डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इकोसिस्टम? जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल जंप करते जाएंगे, ऊपर जाते जाएंगे, तो क्या ये बायो मैग्निफिकेशन लेवल्स डिफरेंट होंगे? बिल्कुल सही बात है, बायो मैग्निफिकेशन लेवल्स डिफरेंट हो जाएंगे। बट बायो मैग्निफिकेशन एक्चुअली है क्या? इट कैन बी डिफाइंड एज the increase in the concentration of harmful chemical substances like the pesticides, ठीक है। पेस्टिसाइड्स या जो हार्मफुल फर्टिलाइजर्स हैं वो सॉइल के अंदर जाते हैं, सॉइल से कहाँ जाते हैं, प्लांट्स में, प्लांट्स से हर्बीवोर्स में, हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स में और फिर उससे ऊपर टॉप मोस्ट कार्निवोर में ये लेवल्स जो हैं बढ़ते जाते हैं, राइट। सो द increase in the concentration of harmful
chemical substances like pesticides in our body of living organisms at each trophic level of a food chain is called biological magnification. And yes, the levels of magnification would increase at each trophic level as the trophic level increases and would be the highest for the टॉप मोस्ट ट्रॉफिक लेवल. उस चेन के अंदर जो टॉप पर ऑर्गेनिज्म होगा उसमें सबसे ज्यादा बायोमैग्निफिकेशन लेवल होगा एंड इट वुड इफेक्ट देयर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड अदर फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस. और प्रोसेसेस जो हैं बॉडी के वो भी इफेक्ट होंगे बायोमैग्निफिकेशन की वजह से. ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट आर द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दैट वी जनरेट. सो ये तो बहुत आसान है, हमें पता है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है. वो वेस्ट जो नेचर में पड़े रहते हैं, डिकम्पोज नहीं होते. सो ऑब्वियसली अगर ऐसे वेस्ट पड़े रहेंगे अर्थ पर तो अर्थ क्या हो जाएगी, अर्थ एक बड़ा सा डस्टबिन बन जाएगी, जो हम ह्यूमंस बहुत कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, बट ऐसा नहीं करना है. प्लास्टिक्स का यूज बैन कर दिया गया है. डिफरेंट अब हम क्या कहते हैं, क्लॉथ बैग्स या रिसाइक्लेबल बैग्स यूज करते हैं. ठीक है, तो ऐसे काम करने हैं जहां पर ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है हम अर्थ से कम कर पाए. राइट, सो आंसर देखते हैं इसका. द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर: First, if the quantity of non-biodegradable matter increases in the nature, then biomagnification of poisonous chemicals in our body increases. वो कैसे, पॉलीथीन्स हैं या दूसरे कुछ दवाइयाँ हैं या कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं, हार्मफुल केमिकल्स हैं, वो क्या करेंगे, वो इन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से, इन प्लास्टिक से जो फ्यूम्स निकलते हैं, वो फ्यूम्स क्या या फॉर वो केमिकल्स क्या करेंगे, बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में बढ़ती जाएगी उसकी कॉन्सेंट्रेशन और ऑब्वियसली क्या इफेक्ट होगा, हेल्थ इफेक्ट होगी. ठीक, देन इफ द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग देयर विल नॉट बी लेफ्ट एनी सब्सटेंस फॉर न्यू ऑर्गेनिजम्स. न्यू ऑर्गेनिजम्स के लिए, सर्वाइवल के लिए हमारे पास कोई भी न्यूट्रिएंट्स या कोई भी हेल्दी सब्स्टिट्यूट नहीं होगा. ठीक, द इंक्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट विल कॉज इम्बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम एंड देयर वुड बी अ लॉट ऑफ पॉल्यूशन. लैंड पॉल्यूशन हो सकता है, सॉइल पॉल्यूशन हो सकता है एंड नेचुरली क्या होगा, प्लांट्स की ग्रोथ नहीं होगी. प्लांट्स की ग्रोथ नहीं होगी तो बाकी सब ट्रॉफिक लेवल्स भी सर्वाइवल के लिए उन्हें मुश्किल हो जाएगा. ठीक, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स बना के आप आंसर्स लिखेंगे. ठीक, देन है इफ ऑल द वेस्ट वी जनरेट इज बायोडिग्रेडेबल. अगर सारा वेस्ट, मान लें कि हम सारा वेस्ट जो आता है ह्यूमन एक्टिविटीज से वो सारा बायोडिग्रेडेबल हो, सो विल दिस हैव नो इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट. क्या एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट होगा? बिल्कुल होगा इम्पैक्ट, और बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा. क्योंकि अगर हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जनरेट करेंगे तो वहां पर हम क्या रिड्यूस करेंगे, हम एक तो अपनी हेल्थ को बेटर कर पाएंगे. कैसे बेटर कर पाएंगे? हम पॉल्यूशन को रिड्यूस कर पाएंगे, साथ ही साथ न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग बहुत अच्छी होगी एंड द ग्रोथ ऑफ ईच ट्रॉफिक लेवल वुड बी बेटर. तो पॉजिटिव इंपैक्ट रहेगा अगर हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जनरेट ही करते हैं सिर्फ. So if all the waste we generate is biodegradable, it will also have an impact on the environment. If it is disposed of properly, the problem of air, water, soil pollution can be reduced to an extent. There would be, second point क्या बना लोगे यहाँ से, there would be less health problems and humans would be disease free. But if it is not disposed of properly, then it will affect the environment adversely. अब ऐसा नहीं करना कि हमें पता है कि ह्यूमन एक्सक्रीटा जो है या और वेजिटेबल पील्स जो हैं, ऑर्गेनिक मैटर जो है ये है तो बायोडिग्रेडेबल, तो चलो ऐसे ही बाहर फेंक दो. नहीं, ऐसा नहीं करना है. उसे प्रॉपर डिस्पोज ऑफ तो करना ही पड़ेगा, प्रॉपर डंपिंग ग्राउंड्स में, बिन्स में. सो प्रॉपर डिस्पोजल इंश्योर करेगा कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो हैं वो प्रॉपर तरीके से डिकम्पोज हो गए हैं और वो हेल्प करेंगे एक बेटर एनवायरनमेंट बिल्डअप करने में. ठीक जी, तो चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं. Why is damage to the ozone layer a cause for concern? What steps are being taken to limit this damage? क्यों ओजोन लेयर का डैमेज होना हमारे लिए चिंता का विषय है और क्या स्टेप्स हम कर सकते हैं ताकि हम ये डैमेज
कम कर सकें, लिमिट कर सकें इसे। सो डैमेज टू द ओजोन लेयर, सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, आंसर में हम सबसे पहले ओजोन लेयर की इंपॉर्टेंस बता देंगे कि ओजोन लेयर क्या करती है, इट प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेडिएशंस ऑफ द सन। सो और अगर ये यूवी रेडिएशंस आएंगे तो हमारी हेल्थ खराब होती है, स्किन कैंसर्स होते हैं, एलर्जीज होती हैं। सो हम ओजोन लेयर की इंपॉर्टेंस बताने के बाद क्या करेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अब जो ओजोन डिप्लीशन हो रहा है उसे लिमिट किया जाए। ठीक, तो चलो, डैमेज टू द ओजोन लेयर इज अ कॉज फॉर कंसर्न बिकॉज इफ द ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर disappears completely, then all the harmful ultraviolet radiations coming from the sun would reach the earth, and these ultraviolet radiations would cause skin cancer, other ailments in men and animals, and damage the plants. So in an attempt to protect the ozone layer, the United Nations Environment Program unanimously forged an agreement जहाँ पर आज जो है हम ग्लोबल समिट्स करते हैं ताकि हम जो है अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर पाएँ, एंड अमंग इट्स मेंबर कंट्रीज टू फ्रीज द CFC प्रोडक्शन। CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिनकी वजह से ओजोन डिप्लीशन होती है, इन्हें कम किया जाए। ठीक है, सो ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, जहां पर हमने ओजोन की इंपॉर्टेंस बताई और कैसे ओजोन का डैमेज होना हमारी अपनी हेल्थ के लिए बहुत खराब बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो 9 क्वेश्चंस हैं हमारे पास इस बैक एक्सरसाइजेज में। सो दैट्स ऑल फॉर द बैक एक्सरसाइजेज। अब आप पढ़ाई करेंगे, इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद करेंगे। आई विल सी यू अगेन, अंटिल देन बाय।